हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, चलिए आज का सबसे बर्निंग टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आप 11th में पढ़ चुके होंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आप सभी को जानकारी है। ठीक है, आइए कूलम्ब्स लॉ के बारे में आज मैं डीपली आपको डिस्कशन है और इसका यूटिलाइज कहाँ कहाँ है, इस फोर्स का कितना वैल्यू है, कैसे इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रोस्टैट का बेसिक टॉपिक है ये कूलम्ब्स लॉ, जो कि आईआईटी जेईई और नीट के लिए बहुत ही अप्लीकेबल टॉपिक है। आइए कूलम्ब्स लॉ के बारे में बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेज है Q1 एंड Q2 और ये दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस r से सेपरेट है। इससे सेपरेट है, स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेट है। ये दोनों पॉइंट चार्ज, इसका यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है Q2। अब इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स एक्ट करता है। इंटरेक्शन फोर्स का मतलब हो गया आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी अगर दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू निकालोगे Q1 एंड Q2, अगर इस दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो दैट मीन्स नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, दी नेचर ऑफ फोर्स जो होगा रिपल्सिव होगा। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। ये ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, सपोज करो कि Q1 और Q2 दोनों निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होता है तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। सेकेंड मोमेंट में देखो, अगर इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट वैल्यू लेस देन 0 आता है तो लेस देन 0 का मतलब है ये ऑब्वियसली ये निगेटिव वैल्यू होगा और निगेटिव वैल्यू 0 से क्या होगा, कम होगा। तो दैट मीन्स द नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव होगा। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा जी, अट्रैक्टिव होगा। कैसे, सपोज करो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो आप पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 आता है तो इसका नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। चलिए इस दोनों कंबाइंड फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स, इंटरैक्टिव फोर्स। इसके बारे में कूलम्ब्स ने एक लॉ को मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किए थे। इन्होंने एक मैथमेटिकली फार्मूला के थ्रू इस अपने लॉ को एक्सप्लेन किए। इसको मैं बता रहा हूं। इनका जो स्टेटमेंट था, द इंटरैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कौन सा चार्ज, टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of separation distance between them। यानी इन्होंने मैथमेटिकली एक लॉ को प्रिडिक्ट किए थे, कौन, कूलम्ब साहब ने, कि दो पॉइंट चार्जेस अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस r से सेपरेट हो, सपोज करो कि इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है, Q2 है, ठीक है, दोनों कितना पे सेपरेट है, r डिस्टेंस से सेपरेट है,
तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, रिपल्सिव का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, अट्रैक्टिव का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इंटरैक्टिव फोर्स दोनों कंबाइंड वर्ड को एक सिंगल वर्ड के रूप में यूज किया था, इंटरैक्टिव फोर्स। इन्होंने दिया था कि द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of separation distance between them। यानी पहला फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों फोर्स के, दोनों चार्ज के पॉइंट चार्जेस जो है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके, दोनों इंडिविजुअल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, इस दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू जितना लार्ज होगा इंटरैक्टिव फोर्स उतना ही लार्ज होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इसको फॉर्मुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। इन्होंने क्या बताया कि दोनों के बीच में अगर इंटरैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये किस पे डिपेंड करता है, दोनों इंडिविजुअल चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इस मैथमेटिकल रिलेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट वैल्यू जितना ही लार्जर वैल्यू होगा, इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, उतना ही लार्ज होगा। सेकेंड फैक्टर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन डिस्टेंस पे। तो सेपरेशन डिस्टेंस का मतलब हो गया कि ये R पे भी डिपेंड कर, तो R के साथ इन्होंने कैसा रिलेशन फॉर्मुलेट किया था, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस, सॉरी F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस। अब यहाँ पे दो मैथमेटिकल इक्वेशंस आया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग एबव दीज इक्वेशंस वी हैव, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और आपको ये पता है कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है आपका, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जहां पे इप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। अगर दो पॉइंट चार्जेस कहाँ हवा में रखा हो, एयर में रखा हो, तो उसके लिए यहाँ पे परमिटिविटी सिंबल का, ये एक ग्रीक वर्ड है परमिटिविटी। ठीक है, अगर मान लो कि दो पॉइंट चार्जेस किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखा हुआ है, तो उस समय में K की वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर मीडियम के लिए K इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन, सिंपली इप्सिलॉन, जहां पे इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नॉट जो है, इप्सिलॉन किसके लिए यूज हो रहा है, परमिटिविटी फॉर मीडियम, और इप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ओके, तो इसको मिटा दें। चलिए यहां पे देखिए मैथमेटिकल इक्वेशंस कितना आ रहा है, F इज इक्वल टू, अगर आपका दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो मीडियम अगर एयर है, तो इसके लिए मैं सिंबॉलिकली क्या लिख सकता हूं, FA के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दो पॉइंट चार्ज किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखा हुआ है, जैसे कि मान लो कि केरोसिन ऑयल के अंदर उतना ही डिस्टेंस पे उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज केरोसिन ऑयल के अंदर सबमर्ज करके रखा हुआ है, तो दोनों के बीच का जो मीडियम है, तो मीडियम के लिए जो इंटरेक्शन फोर्स होगा उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, Fm, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन परमिटिविटी फॉर मीडियम के लिए यूज करते हैं, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपका यहाँ पे दो वैल्यू आया, इस दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं, FA बाई FM, FA अपॉन FM, जिसको आप कहते हैं एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसको एप्सिलॉन R या रिलेटिव परमिटिविटी,
ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ए की वैल्यू इतना और एफ एम की वैल्यू इतना है, तो ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और Q1 Q2 दोनों में सेम चीज है, ये एलिमिनेट हो जाएगी, तो बचेगा कितना, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी फाइनली हमारा कितना हो गया, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आपका एप्सिलॉन की वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पे मीडियम की जो परमिटिविटी है ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गया और ये परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो अब आपका फाइनली एफ को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मीडियम के जगह पे ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो दिस इज नोन एज व्हाट, कूलॉम्स लॉ। ओके, अब यहां पे एक और भी चीज है, देखिए फाइनली वैल्यू कितना मिला आपको, एफ ए इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, कितना, 8.85 इंटू 10 का पावर -12। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली के की जो वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो राउंड फिगर में 9 इंटू 10 का पावर 9। फॉर सेक ऑफ मैथमेटिकल कन्वीनियंस वी ऑलवेज यूज दिस वैल्यू, के की वैल्यू हम लोग कितना यूज करेंगे, 9 इंटू 10 का पावर 9। ये बराबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये वैल्यू आप डायरेक्ट यूज करेंगे इस पूरे वैल्यू की जगह पे, कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे हम कितना वैल्यू यूज करेंगे, 9 इंटू 10 का पावर 9, फॉर सेक ऑफ मैथमेटिकल कन्वीनियंस। मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये हमको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वैल्यू, आप अपने मेमोरी में अच्छी तरह से इसको फिट कर ले। ठीक है, इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, 9 इंटू 10 का पावर 9। और ये वैल्यू आया कैसे, ये तो मालूम, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस के लिए। जब आप इस वैल्यू में डालेंगे तो इसकी वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, आइए, दिस इज नोन एज कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स का जो है स्केलर फॉर्म है। व्हाट इज इट, ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। अब आप जानते हैं कि ये Q1 एंड Q2 ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है ना, लेकिन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस केस में फोर्स की एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगी और पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो अभी आपने क्या देखा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस F की डायरेक्शन किधर होगा, ओके, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्लियर रूप से जानते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सपोज करो कि यहां पे दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच में या तो अट्रैक्टिव लग रहा है या तो रिपल्सिव लग रहा है। तो इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं F12। F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, ओके, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी पॉइंटिंग डायरेक्शन किधर होगा, ये फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, 2 के द्वारा। किसके द्वारा लग रहा है, 2 के द्वारा, किस पे, फर्स्ट पे। एंड दिस शोज अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स। ओके, अगर रिपल्सिव होता तो यहाँ पे, सॉरी, ये अट्रैक्टिव है, दैट मीन्स Q1 और Q2 की वैल्यू लेस देन 0। ये कब पॉसिबल है, एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज हो, दूसरा नेगेटिव नेचर का चार्ज हो, तो निश्चित रूप से प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इस केस में नेचर ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, मैं दूसरा केस बताता हूं कि जब Q1 और Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये केस कब पॉसिबल है कि जब दो पॉइंट चार्ज, दोनों का जो सेपरेशन यहाँ कितना था, स्मॉल r, तो दो पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस से सेपरेट है, ये Q1 और ये Q2 है। ठीक है, अब
यहाँ पे या तो ये Q1 पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, या अगर ये और ये दोनों निगेटिव निगेटिव है तब भी प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो दैट मीन्स अगर सिमिलर नेचर का चार्ज है तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो होगा। उस केस में फोर्स जो होगा रिपल्सिव होगा। तो जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फोर्स इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये फोर्स इसको इधर की ओर रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल हम लोग यूज किए F12 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। सिमिलरली F21 जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। इसका पॉइंटिंग डायरेक्शन किधर होगा, देखिए इसका जो पॉइंटिंग डायरेक्शन है एक एन कैप और ये भी एक एन कैप, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। कैसे, F12 का डायरेक्शन एक इधर होगा, एक क्या होगा, इधर की ओर होगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए एक निगेटिव वेक्टर्स हो गया। तो दैट मीन्स F12 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 के। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को शो करता है। कौन सा लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मतलब थर्ड लॉ का सेंस क्या हो गया, एक एक्शन हुआ तो दूसरा क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, यानी यहां से F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 के। सो इट क्लियरली शोज दैट इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस shows न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, चलिए तो ये आपने वेक्टर फॉर्म समझ गया। आप आइए एक न्यूमेरिकल आपको मैं बताता हूँ कि इस फोर्स को कैसे निकालते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको क्लियर कर रहा हूँ। सपोज करो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो ईच साइड है कितना है, 1 मीटर 1 मीटर। इसमें 3 वर्टिसेस है ए बी सी, ए बी एंड सी। यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 × 10⁻³ मिली कूलम। यहाँ पे कितना है, 2 × 10⁻³ मिली कूलम। यहाँ पे कितना है, 3 × 10⁻³ मिली कूलम। मिली कूलम को MC लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए आपको नेट फोर्स निकालना है, कहाँ पे, ए पॉइंट पे, कोलंबियम फोर्स से। तो कोलंबियम फोर्स हमेशा पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में ही एक्ट करता है, पॉइंट चार्जेस के बीच। अब आप देखो यहाँ पे इस दोनों में, दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो एक इसको इधर की ओर रिपेल करेगा, एक इधर की ओर रिपेल करेगा। लेकिन कंसीडर आपको कहाँ पे करना है, ए पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स के लिए शीट पे जो चार्ज है इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर की ओर। और यहाँ पे दूसरा पेयर बनना है ए और बी के बीच में। इस पे कितना चार्ज है, 2 × 10⁻³ मिली कूलम। और इस पे कितना चार्ज है, 1 × 10⁻³ मिली कूलम, ठीक है। तो दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स। एक फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगा, एक फोर्स। लेकिन मुझे नेट फोर्स कहाँ फाइंड आउट करनी है, ए पॉइंट पे। तो बी पे जो चार्ज है इसके द्वारा जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो किधर की ओर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। सिंस दिस ट्रायंगल इज an equilateral triangle, okay, so each angle will be equal to what, 60 60 and 60। प्रत्येक एंगल क्या होगा इसका, 60 60 होगा। ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे दो फोर्स हो गए, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो हम निकाल लेंगे। कहता FAC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹। के जगह पे कितना पुट करूंगा, 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 कितना है, 1 × 10⁻³ × 3 × 10⁻³ और डिवाइडिंग बाय कितना, 1 का स्क्वायर। ओके, ये फोर्स की वैल्यू ये हो गया, ठीक है। दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, FBC इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ कितना, 1 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ ओके, डिवाइडिंग बाई कितना, 1 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे दो फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और
इस दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके और इसके बीच में कितना एंगल बनना है जी? 60। तो एफ नेट की जो वैल्यू हो जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको अगर हम एज्यूम करें F1 और इसको एज्यूम करें F2, मैं इसको F1 मान लिया और इसको कितना मान लिया? F2। तो फॉर्मूला से क्या मिलेगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की जगह पे कितना है? F1 और F2 के बीच में 60। और यहाँ से जो सॉल्विंग वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू F1 F2 की वैल्यू पुट कर दें तो आपको F नेट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पे आप F नेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अब मैं आगे फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आपको, आई होप आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे अप्लाइड IIT JEE पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ठीक है।